हेलो बच्चों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि दो ब्लॉक्स इंक्लाइन प्लेन पे रखे गए हैं और साथ ही साथ इंक्लाइन प्लेन पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया है दोनों ब्लॉक्स के साथ वो डिफरेंट है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करें कि आखिर इसमें डिफरेंस क्या आता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा रखेंगे कम रखेंगे तो कैसे ब्लॉक्स का मोशन अफेक्ट होगा, तो इसको हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कुछ बातें बता दूं कि हो सकता है कि ये वीडियो आपको एक बार में समझ में ना आए। बहुत लोग को हो सकता है कि वो 10 बार भी देखे तो ये समझ में ना आए। रीज़न ये होगा कि उन्होंने न्यूटन्स लॉ को अच्छी तरह से नहीं पढ़ रखा है। खास करके जो न्यूटन्स लॉ मैंने इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ा है उसको आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ रखा है। और फ्रिक्शन का जो थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात किया है तो उस वीडियो को नहीं देख रखा है। और साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो है जो वीडियो नंबर 9 है उसको आपने नहीं देख रखा है। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूँ या आग्रह करता हूँ कि आप सबसे पहले जाकर उन सारे वीडियोज़ को फिनिश कीजिए, तब जाकर इस वीडियो में आ पाइए। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें जो पूछे गए हैं, जब जेईई एडवांस में आपका सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हुआ करता था उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इसका लेवल समझ सकते हैं कि ये लेवल इसका कितना ज़्यादा हाई है। तो चलिए उसी के साथ हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपका जो दो ब्लॉक्स है 5 kg 3 kg वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। इंक्लिनेशन जो है आपका 45 डिग्री दिया हुआ है जिसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 है। और निकालना है आपको एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स और कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, मतलब दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे को पुश करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए मैं एक बात मैं पहले ही बता दूं कि सारे केसेस में ब्लॉक स्लाइड करने वाले हैं। मैं पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, चेक कैसे करना है आपको। तो यहाँ एंगल ऑफ रिपोज अगर हम लोग साइड में कैलकुलेट करने वाले हैं तो एंगल ऑफ tan थीटा पी अगर देखें तो एंगल ऑफ रिपोज मतलब tan थीटा का वैल्यू है आपका 1, सॉरी जो tan थीटा का यहाँ पर वैल्यू है tan थीटा 45 डिग्री है जो कि 1 है। मतलब अगर आप म्यू का वैल्यू 1 रखते तब जाकर एंगल ऑफ रिपोज आता 45 डिग्री, लेकिन म्यू का वैल्यू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है जो कि 0.5 है। तो अगर म्यू का वैल्यू आप 1 रखते तब ब्लॉक स्लाइड नहीं करते। अगर आप म्यू का वैल्यू 1 रखते तब आपको उस केस में ब्लॉक स्लाइड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर म्यू का वैल्यू कम है तो इसका मतलब ब्लॉक तो स्लाइड करने ही वाले हैं, ब्लॉक तो स्लाइड करने वाले हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंपल एक रूल है कि जब भी थीटा का वैल्यू 45 से ज़्यादा है तो आप हमेशा श्योर रहिए कि ब्लॉक स्लाइड करने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन जनरल म्यू का वैल्यू हम लोग कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं लेते। हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि इसका मतलब ये मैं नहीं बोला कि म्यू का वैल्यू आपका 1 से बड़ा नहीं होता है, 1 से बड़ा होता है। म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी इन जनरल क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स वगैरह में उसमें म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं लिया जाता है, मतलब हम लोग नहीं लेते हैं। तो अगर म्यू का वैल्यू अगर 1 से हम लोग बड़ा लेते नहीं है मतलब तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जब थीटा का वैल्यू हम लोग 45 लेंगे तो या 45 से ज़्यादा लेंगे तो उन सारे केसेस में ब्लॉक्स तो स्लाइड करने ही वाले हैं। क्योंकि थीटा का वैल्यू आपको 45 अगर आप लेते हैं तो उस केस में ब्लॉक को रोकने के लिए म्यू का वैल्यू कम से कम 1 चाहिए। कम से कम कितना चाहिए? 1 चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रखा है कि म्यू का वैल्यू हम लोग 1 तक तो लेते नहीं है। आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उस केस में कभी आपने म्यू का वैल्यू 1 नहीं देखा होगा, राइट। तो आप श्योर रहिए कि सारे क्वेश्चंस में जब एंगल आपका 45 या 45 से ज़्यादा हो तो उस केस में श्योर रहिए कि ब्लॉक स्लाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आपका जो म्यू का वैल्यू 0.5 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक स्लाइड करेंगे। और साथ ही साथ दोनों ब्लॉक्स जो 5 kg या 3 kg है दोनों का ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइन प्लेन के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 ही है। तो 0.5 है मतलब दोनों का एक्सीलरेशन ए होगा। और अगर दोनों का एक्सीलरेशन ए होगा तो इस केस में आप बोल कह सकते हैं कि मैं डायग्राम को अलग बना देता हूं, तो आप बोल कह सकते हैं कि दोनों पैरेलली मूव करते हुए आएंगे, दोनों पैरेलली मूव करते आएंगे।
और दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो जीरो होगा, मतलब कोई भी एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पुश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों आराम से सेम एक्सलेशन के साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सलेशन अगर इंक्लाइन प्लेन का आपको फार्मूला याद है तो एक्सलेशन का जो वैल्यू होता था वो कितना होता था, मैंने आपको बोल रखा है ऑलरेडी कि आपको वीडियो देखे रहना है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। वो हो सकता है कि वीडियो नंबर 3 हो या 4 हो मोस्ट प्रोबेबली। तो ए का जो वैल्यू है, तो ए का वैल्यू होता है आपका जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन पे माइनस म्यू जी कॉस थीटा, राइट। तो इस फार्मूले को आप अगर गौर से देखते रहिएगा 3-4 दिन तक अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि डिपेंड करता है म्यू और थीटा पे। म्यू और किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। जी तो आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये 5 kg का ब्लॉक है, जो ये 5 kg का ब्लॉक है या 3 kg का ब्लॉक है, दोनों के बीच में जो दोनों जो ग्राउंड पे हैं, दोनों जो इंक्लाइन प्लेन के साथ दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सेम है और वो है 0.5। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तो दोनों आराम से मस्ती से अपना नीचे आएंगे, ठीक है। तो अगर आराम से वो नीचे आएंगे तो दोनों के बीच में एक दूसरे को कोई भी धक्का यहाँ नहीं देने वाला, क्योंकि दोनों पैरेलली मूव करते रहेंगे। तो अगर धक्का देगा नहीं एक दूसरे को क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स भी जीरो होंगे, कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा। क्योंकि कांटेक्ट फोर्स तभी होता है जब दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो, ठीक है। और धक्का मुक्की यहाँ नहीं करना है क्योंकि सारे के सारे जो 5 kg है और 3 kg है दोनों आराम से एक ही वेलोसिटी या एक बोलिए कि एक ही एक्सेलरेशन से अभी जा रहे हैं। और जो एक्सेलरेशन होगा आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कि ए का जो वैल्यू हो जाएगा, जी को आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका साइन 45 माइनस 0.5 इंटू कॉस 45, राइट। तो यहाँ पर आप जी का रूट 10 पुट कर दीजिए, ये भी होगा 1/√2 इंटू माइनस 0.5 इंटू 1/√2। तो इसको आप कितना बोल सकते हैं, 1/√2 आप कॉमन लीजिए तो 1/2 आपका इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 10 इंटू 1/√2 इंटू 0.5। मैंने 1/√2 को कॉमन ले लिया, राइट। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मुझे पक्का मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 मतलब ये 5 हो जाएगा, तो इसको आप बोल सकते हैं 5/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से दोनों आराम से नीचे आएंगे, चिल करते हुए नीचे आएंगे और दोनों एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे, राइट। और तो कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग ये बोल दें, ये नॉर्मल बोलिए या आर बोलिए, तो आर का जो वैल्यू है बिटवीन 5 and 3 kg विल बी इक्वल टू 0, राइट। देयर विल बी नो कांटेक्ट बिटवीन 5 and 3 kg, मतलब दोनों एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे। समझ गए बात को? तो ये तब पॉसिबल था जब दोनों का म्यू एक था, राइट। दोनों का म्यू क्या था? एक था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि आपको फिर से निकालना है एक्सेलरेशन और कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पर देखिए कि जो म्यू का वैल्यू है 0.4 है 4 kg और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, और 0.5 है 3 kg और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, राइट। 3 kg और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पिछले ब्लॉक पे ज़्यादा लग रहा है। तो अगर पिछले ब्लॉक पे ज़्यादा लग रहा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या कि जो 4 kg है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और जो 3 kg है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। या सिंपली बोलिए कि आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला भी याद है, तो एक्सेलरेशन के फार्मूले से ही आप देखेंगे तो होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा, राइट। मैंने जी कॉमन ले रखा है। तो जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका म्यू ज़्यादा होगा उस पर रबिंग जिसको बैकवर्ड में फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा लगेगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा क्योंकि वो स्लो मूव करेगा, राइट। तो यहाँ पर A4 अलग होगा और A3 अलग होगा, तो कांटेक्ट होने की बात ही अलग है। कांटेक्ट इसमें होगा ही नहीं। जो लास्ट केस में था दोनों कम से कम पैरेलली आ रहे थे, मतलब जितना दूर पे आप एक दूसरे को रखिएगा उतने दूर पे ये दोनों बने रहेंगे, राइट। लेकिन पुश नहीं करेंगे, दोनों साथ साथ सटे सटे आएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए आएंगे, लेकिन एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तो दूर चले जा रहे हैं, क्योंकि जो 4 kg है वो ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है। तो ज़्यादा तेज़ अगर मूव करे, ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करे, तो 4 kg 3 kg को बोलेगा कि बाय बाय टाटा, मैं ज़्यादा तेज़ से चलता हूँ, राइट। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो A4 का जो वैल्यू हो जाएगा आप लिखेंगे 10
इंटू साइन जो 53 डिग्री है, ओके नाउ यू टू पुट साइन 53 राइट, इसमें साइन 53 माइनस म्यू का जो वैल्यू है वो 4 kg के बीच में 0.4 है इंटू कॉस 53 राइट, कॉस 53 डिग्री राइट। तो इसको हम पुट करेंगे 10, साइन 53 का जो वैल्यू हो जाता है वो कितना होता है आपका, वो आता है 4/5 राइट, माइनस 0.4 इंटू 3/5, तो 0.4 इंटू 3/5 अगर आप पुट करते हैं तो इसका कैलकुलेशन जो होगा वो हो जाएगा 10 इंटू 4 माइनस 1.2/5, और इसको आप लिखेंगे कैलकुलेशन करके तो 5 इसको 2 टाइम्स कट कर सकते हैं हम लोग, और हो जाएगा आपका 2.8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 5.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक इट विल सिंपली 10 साइन 53 माइनस 0 पॉइंट कितना है 3 kg का, 0.5 है राइट, सो 0.5 कॉस 53 राइट। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 इंटू साइन 53 आपको पता है कि 4/5 होता है, माइनस 0.5 आप छोड़ दीजिए इंटू 3/5 आप कैलकुलेट कीजिए, तो हो जाएगा आपका 10 इंटू हो जाएगा 4 माइनस 1.5/5। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 माइनस 1.5 2.5 इंटू 2 राइट, विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 3 kg की एक्सेलरेशन कम होगा, 4 kg का एक्सेलरेशन आपका ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 4 एंड 3 kg दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों तो 4 kg जो है 3 kg को अलविदा ऑलरेडी बोल चुका है। हाँ, लेकिन इस केस में अब हम लोग बात करें, यहाँ पर कैलकुलेशन मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है अब फर्स्ट वाले का मतलब 4 kg ब्लॉक का ज़्यादा है, तो 4 kg ब्लॉक का ज़्यादा है तो लास्ट वाले एक्सपीरियंस से हम लोग बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने सीखा हुआ लास्ट में, कि लास्ट वाले एक्सपीरियंस से हम लोग बोल सकते हैं कि अब 4 kg बोलेगा कि मैं धीरे चलूँगा, 4 kg बोलेगा कि आई विल मूव स्लोली राइट, लेकिन 3 kg बोलेगा कि नहीं तुम तेज़ चलो क्योंकि मुझे जो है होल्ड करने के लिए कोई नहीं है। जो 3 kg बोलेगा वो बोलेगा कि मेरे को होल्ड करने के लिए कोई नहीं है, तो 3 kg तेज मूव करना चाहेगा लेकिन 4 kg स्लो मूव करना चाहेगा, इसके कारण 3 kg 4 kg को पुश करते आएगा। 3 kg क्या करेगा 4 kg को पुश करते आएगा, क्योंकि जंप तो कर नहीं सकता है, यहाँ पर ये भी है ब्लॉक है, आदमी नहीं है वो, तो 3 kg जो है 4 kg को पुश करते हुए आएगा करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को एक्सलेशन निकालना है। तो मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर देखिए एक्सलेशन तो दोनों का एक ही होने वाला है, ये बात तो श्योर है कि बोथ हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ विल मूव विथ सेम एक्सलेशन। क्यों, रीजन पता है, सेम एक्सलेशन। इफ़ यू डोंट नो द रीज़न आई विल टेल यू। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों एक एक्सलेशन से मूव क्यों करेंगे, क्योंकि 3 kg 4 kg को पुश करते हुए आएगा, उससे आगे तो निकलने वाला है नहीं। तो 3 kg अगर 4 kg को पुश करते आएगा तो दोनों एक साथ यहाँ पर चलेंगे एक एक्सलेशन से राइट। तो इसका एक डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लिया जाए, रफ डायग्राम। तो यहाँ पर एक्सलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर दोनों कंबाइंड मास ट्रीट किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर 3 kg होगा, यहाँ पर 4 kg होगा राइट। तो दोनों को मैं अगर कंबाइंड मास ट्रीट करूँ तो दोनों का जो कंपोनेंट होता है मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन काफ़ी लंबा पड़ने वाला है, आप ज़िंदगी भर इसको आप बनाते रह जाइएगा, कम से कम 2 पेज लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूटन्स लॉ में, और जब इंपॉर्टेंट होता है वैल्यू तो मैं आपको मेंशन करता हूँ कि ये वैल्यू आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कोई बैठता है और बैठ कर पूरा का पूरा डेरिवेशन कर देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसीलिए कुछ वैल्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको रेफरेंस लेने होते हैं। वो आपको क्या होते हैं रेफरेंस लेने होते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा हल्का करते आता हूँ इसको, मैं mg को नहीं दिखाने वाला हूँ, जो काम का फोर्स है वही दिखाने वाला हूँ। काम का फोर्स ये है कि यहाँ पर mg साइन थीटा 4 kg पे लेगा, यहाँ पर mg साइन थीटा 3 kg पे लेगा। फ्रिक्शन फोर्स आपका F4 लेगा और फ्रिक्शन फोर्स आपका F3 लेगा राइट। तो अगर 4 kg पे mg साइन थीटा की बात करें तो उसको हम लोग बोलेंगे 4g साइन थीटा, ये आपने याद कर रखा है राइट।
3 kg पे बात करें तो हम लोग लिखेंगे 3g साइन थीटा, राइट। फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि जो दोनों ब्लॉक हैं वो मूव कर रहे हैं, और फिर मूव करने पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, या बोलिए कि म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा लगता है। यहाँ पर कितना लगता है, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, आपको याद होगा। तो F4 F3 बैकवर्ड मिलेंगे, राइट। तो अगर मैं एक साथ उनको ले लूँ, अगर मैं उनको एक साथ ले लूँ, एक सेकेंड मुझे साउंड थोड़ा बढ़ा लेने दीजिए, हो सकता है कि, वेट अ सेकेंड, वेयर इज इट, हाँ यहाँ है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि 4 और 3 kg का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक साथ कंबाइन करना है, ठीक है। देखिए एक साथ लिखा था यहाँ पर, नेट फोर्स जो है एफ नेट जो है वो हम लिखेंगे एम नेट इंटू ए, राइट। इतना चलिए मैं आसान करता हूँ यहाँ पर। तो एफ नेट की अगर बात करें हम लोग, वो आपका लेगा 4g साइन थीटा नीचे की तरफ प्लस 3g साइन थीटा, दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग, माइनस जो F3 और F4 लेंगे हो जाएगा म्यू फोर इंटू 4g कॉस थीटा माइनस, सॉरी प्लस अब हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट दे रखा है मैंने, म्यू थ्री जो 3 kg का फ्रिक्शन है, म्यू थ्री इंटू 3g कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू नेट जो मास है 7 इंटू ए। समझ में आई बात, मैं क्या लिखा, मैं लिखा कि ये आपका ग्रेविटी डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो गया, और ये जो आपका सेकेंड ब्रैकेट में हो फ्रिक्शन अप ऑन द इंक्लाइन प्लेन हो गया। फ्रिक्शन फोर्स आपको याद होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है ऐसे केसेस में म्यू एम जी कॉस थीटा एक्ट होता है। म्यू एम जी कितना होता है, कॉस थीटा एक्ट होता है, राइट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। जो थीटा का वैल्यू है वो 53 डिग्री है, थीटा का वैल्यू कितना है 53 डिग्री। तो चलिए फटाफट यहाँ पर पुट करना है। एक्चुअली ये 7g साइन थीटा हो जाएगा, तो 7g का हम लोग 70 और साइन 53 का वैल्यू जो होता है 4/5 होता है, राइट, माइनस, चलिए जो सेकेंड टर्म में आपका आएगा म्यू फोर का जो वैल्यू है 4 kg पे जो म्यू लग रहा है 0.5 और 0.4 3 kg पे लग रहा है। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि 0.5 इंटू 4g का जो वैल्यू हो जाएगा वो 40 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ फ्रिक्शन जो कॉस थीटा होगा 3/5 होगा, राइट। सॉरी अभी हम लोग ब्रैकेट नहीं देंगे, प्लस ये आपका 0.4 है, 3 kg पे 0.4 है, इंटू 3g विच इज 30 एंड कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 3/5 अगेन, राइट, इज इक्वल टू 7a। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। एक्चुअली 7a को अभी रखते हैं। ये आपका 14, तो ये आपका फर्स्ट टर्म जो आएगा 56 आएगा, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट जो आएगा वो आप बोल सकते हैं कि ये 8 हो जाएगा, और ये 4, ये 12 हो जाएगा, एक्चुअली 12 फर्स्ट टर्म, प्लस जो सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका वो आपको हो जाएगा कितना, तो 5, अगर हम लोग कट करें इसको तो 6 एंड ये आपका हो जाएगा 5.4, राइट। अब कितना हो जाएगा 5.4, क्योंकि 18 इंटू 0.4 या कैसे 1.8 इंटू 4, सो सॉरी दिस विल इक्वल टू 7.2, 1872 एक्चुअली, सो इट्स विल 7.2, करेक्ट। तो ये आपका कैलकुलेशन होगा इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पर जो है आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन में एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी जगह बची रहे। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा आपका देख सकते हैं, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 56 माइनस दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 56 minus 12 which will equal to 44 minus 7.2, so 44 minus 7.2 will be equal to 36, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 36.8, so this will equal to 36.8, right, by 7 which is equal to, let's calculate as 5.18 means तो 5.25 ऑलमोस्ट, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। तो चलिए ये आपका एक्सेलरेशन हो गया।
तो अब आपको निकालना है कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए दोनों में से आप कोई भी एक ब्लॉक लिख सकते हैं। चलिए हम लोग 4 kg को लेकर चलते हैं। तो 4 kg का अगर हम लोग एफ बी डायग्राम ड्रॉ करें ताकि हम लोग कांटेक्ट फोर्स दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर जो लगेगा आर लगेगा आपका, वैल्यूज़ आपको पता है कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग लग रहा था आपका 4g sin 53, राइट। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू था वो आपका 4g, सॉरी ये आपका μ4, इसको शायद मैंने नाम दिया था μ4। तो μ4 इंटू 4g कॉस थीटा, राइट, μ4 इंटू 4g कॉस थीटा। एक सेकेंड में थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, इतना हड़बड़ी भी क्या है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा था वो लग रहा था आपका μ4 इंटू 4g कॉस 53 डिग्री और जस्ट से थीटा, राइट। और एक्सलेशन तो आपको पता है कि एक्सलेशन आपका आ गया है 5.25, एक्सलेशन जो आपका आ गया है कितना गया है 5.25, राइट, डाउन द प्लेन। तो हम लोग अब बोल सकते हैं जो सेकेंड पार्ट है उसको निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं डाउनवर्ड जो नेट फोर्स हो गया 4g sin 53 प्लस आर माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन 4 इंटू ए, दिस इज 4 kg ब्लॉक, राइट। चलिए 4g sin 53 इसका शायद हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 40 इंटू साइन 53 साइन 53 इज 4/5 प्लस आर माइनस फ्रिक्शन फोर्स, जो 4 kg पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F4 वो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है। जो 4 kg पे लग रहा था वो आपका 12 आ रहा था, ये जो वैल्यू है। तो चलिए उसको हम लोग कॉपी करते हैं, -12 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इज बेसिकली 5.25, राइट। तो दिस विल इक्वल टू हाउ मच 8, so this will equal to 32 plus r minus 12 is equal to, and this will 21, right. So the value of r we will get as how much, left side is 20 and right side 21, it means 1 Newton. So ओके दैट इज अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, हम लोग यहाँ अप्रोक्सीमेशन ले रखा है क्योंकि आपका जो एक्सलेशन कैलकुलेट हुआ था वहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश है कि सोल्यूशन जो है, आंसर जो है इतना आसान है लेकिन हमेशा होता नहीं है, राइट। तो तरीका आपका यही है कि अगर आपका एक बार ध्यान रखिए कि जो यहाँ जो हम लोगों ने यही पढ़ा है, 3 केसेस हम लोगों ने पढ़ रखा है, 3 केसेस हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर दोनों का म्यू सेम हो तो भी एक्सलेशन सेम होगा और कॉन्टैक्ट फोर्स 0 होगा। म्यू डिफरेंट हो लेकिन पिछले वाले का म्यू ज़्यादा हो, लेकिन पिछले वाले का आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड वाले जो पीछे है उसका म्यू ज़्यादा हो, तो उस केस में एक्सलेशन डिफरेंट होगा लेकिन फिर से कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर म्यू अगले वाले का ज़्यादा हो, तो उस केस में एक्सलेशन फिर से सेम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। मतलब कॉम्बिनेशन 2 ही चीज़ें हो रहे हैं कि एक्सलेशन और कॉन्टैक्ट फोर्स का कॉम्बिनेशन चल रहा है। आपका एक्सलेशन और कॉन्टैक्ट फोर्स का कॉम्बिनेशन चल रहा है, किसी केस कॉन्टैक्ट फोर्स 0 होता है और एक्सलेशन दोनों का सेम होता है, किसी केस में कॉन्टैक्ट फोर्स आपका नॉन जीरो होता है, एक्सलेशन सेम होता है जो कि लास्ट केस है, और किसी केस में कॉन्टैक्ट फोर्स आपका 0 होता है, एक्सलेशन डिफरेंट होता है, राइट। तो आप उसको एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार नहीं मिलने वाले, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा फ्रिक्शन के बारे में। इस क्वेश्चन को आपको जानने के बाद यू विल फील लाइक लेजेंड, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने मैंने लिया है किस क्वेश्चन से, तो म्यू का वैल्यू 0.4 है अगले वाले ब्लॉक का और पिछले वाले का 0.5 है। शायद हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर रखा है, पिछले वाले का 0.4 पिछले वाले का 0.5 अगले वाले का 0.4, राइट। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था। तो इसमें हुआ क्या था कि फर्स्ट वाला जो आगे वाला ब्लॉक है वो बहुत तेज़ से भाग रहा था और पीछे वाला ब्लॉक थोड़ा स्लो जा रहा था। तो उसको मैं साथ में करने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग जोड़ रखा है। तो अब स्ट्रिंग जोड़ रखा है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग पे लोड बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एज जो है 4 केज जो है उसका म्यू कम है, अगर उसका म्यू कम है तो तेज़ी से भागना चाहेगा, राइट। और जो 3 kg है उसका म्यू ज़्यादा है तो स्लो चलना चाहेगा। लेकिन स्ट्रिंग को कनेक्ट होने के बाद दोनों को तो एक एक्सलेशन जाना होगा,
दोनों क्या होगा, एक एक्सेलरेशन जाना होगा, क्योंकि मैंने दोनों के बीच में एक कनेक्शन कर रखा है। तो 4 kg बोलेगा कि चल तू मेरे साथ चल, क्योंकि मैं तेज जाना चाहता हूँ लेकिन तूने मुझे बांध लिया है, राइट। तो 4 kg जो है वो बोलेगा कि मेरे साथ चलो, दोनों का एक्सेलरेशन एक हुआ। इस केस में भी जो लास्ट केस था उस केस में 3 kg जो है, लास्ट केस नहीं, लास्ट टू लास्ट केस एक्चुअली, उसमें 3 kg जो था, ये क्वेश्चन में सेकंड की बात कर रहा हूँ, 3 kg जो था वो स्लो मूव करना चाह रहा था। लेकिन अब 4 kg क्या बोलेगा कि नहीं तू मेरे साथ चल, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन में हम लोग ये करेंगे कि इस दोनों को फिर से हम लोगों ने कंबाइन मास कंसिडर करना है। जो कांटेक्ट फोर्स का जो कांटेक्ट फोर्स का काम होगा वो इस केस में टेंशन करने वाला है, क्योंकि टेंशन जो है एक बॉडी से फोर्स लेगा दूसरे बॉडी को देगा। मैंने यह सब आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्सलेशन की बात करें तो फिर से मैं बोलूँगा एक्सलेशन जो हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कि नेट जो डाउनवर्ड में फोर्स होगा, एग्जैक्टली मैं लास्ट वाले की तरह ट्रीट करूँगा इसको, राइट। कि यहाँ पर जो 4 kg होगा, यहाँ पर जो 3 kg, चलिए मैं बी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो 4 kg होगा, 3 kg होगा, 4 kg पे जो फोर्स लगेगा वो आपका 4g साइन थीटा लगेगा, 53 डिग्री है। चलिए यहाँ पर आपका 3g साइन थीटा होगा। फ्रिक्शन फोर्स होगा, F4 पीछे एक्ट होगा, ये जो F3 होगा वो भी पीछे एक्ट होगा, राइट, वो भी क्या होगा, पीछे एक्ट होगा। तो दोनों का अगर एक्सलेशन सेम है तो मैं फिर से बोल सकता हूँ, बिल्कुल लास्ट वाले की तरफ बोलूँगा मैं, जो भी लास्ट मैंने नेट फोर्स बाई नेट मास किया था, यह बोलिए कि नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कैलकुलेट किया था 7g, राइट। ये जगह आपका 4g साइन थीटा प्लस 3g साइन थीटा, दिस इज डाउनवर्ड फोर्स, राइट, माइनस जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा μ1, हालांकि मैंने यहाँ पर नाम μ1 रखा है, μ1 इंटू 4g कॉस थीटा प्लस μ2 इंटू 3g कॉस थीटा, राइट। ये आपका हो जाएगा, ये आपका F4 हो गया, ये क्या हो गया आपका F ऑन 4 kg ब्लॉक एंड दिस विल फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। तो ये नीचे की तरफ फोर्स हो गया माइनस ऊपर की तरफ फोर्स इज इक्वल टू 7 इंटू ए। चलिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 7a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4g एंड 3g साइन थीटा, हालांकि इसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, दिस विल इक्वल टू हाउ मच, दिस विल इक्वल टू 56, राइट। एग्जैक्टली 7g साइन 53 का ही वैल्यू आया था 56, राइट। तो 56 माइनस यहाँ से वैल्यू चेंज करना होगा, 0.4 है तो ये अब मैं पूरा 0.4 इंटू 40 इंटू 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू होगा 3/5, 53 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 53 डिग्री। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री प्लस 3 kg का जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 0.5 लग रहा है, तो यहाँ पर 0.5 इंटू 30 इंटू अगेन 3/5, राइट। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जो 7a आ जाएगा, तो 7a जो होगा कितना होगा, वो 56 माइनस, इसको हम लोग कर सकते हैं 8 एंड 3.2 इंटू 3, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू 9.6 प्लस यहाँ जो हो जाएगा, हालांकि 0.1 होगा, 0.1 इंटू 3, ये ज़्यादा सही है काटना, ये जो 5 इसको हम लोग काट सकते हैं, 0.1 से काट सकते हैं, और ये हो जाएगा आपको 1 इंटू 3, 3 एंड दिस इक्वल टू 9, राइट, 9। यहाँ से तो a का जो वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू हम लोग यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 56 माइनस 18 ऑलमोस्ट, सो 18 जो हो जाएगा उसमें हम लोग सब ट्रैक करेंगे। चलिए हम लोग 36 एंड 38, सो 38, लेकिन हम लोग 0.6 एक्स्ट्रा सब ट्रैक करना है, तो आपको हो जाएगा 37.4, राइट, 37 होप कैलकुलेशन इज राइट। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा और कैलकुलेशन खराब हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 37.4 कितना हो जाएगा 4, राइट, hope I am right. So this value will become equal to 5.3 and sorry 5.3
ऑलमोस्ट लाइक 5.34 राइट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग इतना ले लेते हैं, 5.3 भी लेकर काम चला सकते हैं, ठीक है। तो 5.34 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपका जो बचेगा 0.3 बचेगा, तो 3 इसको बोल सकते हैं, तो 30/7। चलिए 5.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन का कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए अभी। इतना कैलकुलेशन सही है राइट। आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, तो हो क्या रहा है कि 4 kg को जो है टेंशन पीछे की तरफ पुल होल्ड करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि तुम नहीं जाओ उतना तेज़ी से। तो मैं 4 kg का ही एपी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, या 3 kg का भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसका बोले उसका आप करिए, लेकिन आपको सारा ट्राई करना है राइट। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4g sin 53 डिग्री, and the tension will acting backward direction, the acceleration will be in downward direction, the friction force will acting in backward direction. We have memorized everything right. फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, टेंशन कितना एक्ट हो रहा है राइट। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 4g sin 53 माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4a राइट। चलिए तो हम लोग को टेंशन अगर कैलकुलेट करना है, चलिए इसको और लिख लेते हैं। तो 4g sin 53 का वैल्यू जो हो जाएगा 40 इंटू 4/5, तो 32 हो जाएगा आपका राइट। होप आई एम राइट। माइनस टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, आई थिंक दैट इट इज 9.6 ऑन 4 kg 9.6 माइनस 9.6 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इज 5.34 राइट। लेट्स लीव इट टू 5.3 करेक्ट। सो टेंशन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 32 माइनस 9.6 माइनस 21.2 right. So this will become equal to how much? 32 minus 21.2, it is almost like a 10.8 right, 10.8 9.6, so 1.2 न्यूटन। तो यहाँ पर टेंशन जो होगा 1.2 न्यूटन हुआ, ऐसे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग राइट। तो हम लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन था करेक्ट। तो याद रखिए यहाँ पर 4 वेराइटीज़ हैं, या तो म्यू सेम होगा, ठीक है, म्यू सेम होगा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चंगा मंगा आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम चंगे होगा राइट। अगर म्यू डिफरेंट हो तो आपका 3 केस आते हैं एक्चुअली, एक तरीके से 2 ही केस आते हैं कि या तो आगे वाले का म्यू ज़्यादा होगा, नहीं तो पीछे वाले का म्यू ज़्यादा होगा राइट। अगर आगे वाले का म्यू ज़्यादा होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा इस केस में, अगर आपका पीछे वाले का म्यू ज़्यादा हो तो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा, और दोनों अलग अलग मूव करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट। तो पीछे वाले का म्यू ज़्यादा होगा तो स्लो मूव करेगा पीछे वाला, और कॉन्टैक्ट फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। अब दोनों को सेपरेट बॉडी ट्रीट कीजिए। अगर आगे वाले का म्यू ज़्यादा होगा तो कांटेक्ट फोर्स होगा, पीछे वाला जो ब्लॉक है वो पुश करते हुए आएगा, और एक्सेलरेशन सेम होगा दोनों का, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन स्ट्रिंग को ऐड करता है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको फिर से तरीका यहाँ पर मालूम है राइट। तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी हैक्टिक हो गया ये वीडियो, मुझे मालूम है, लेकिन इस वीडियो को आप समझने की कोशिश कीजिए, बार बार इसको देखिए। मैं बता रहा हूँ पहले ही, ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आ सकता है राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।